नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। भारतीय ज्ञान परंपरा की इकाई 9 कला ये आपके यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में लगी हुई है और आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा की इकाई 9 कला को पढ़ेंगे। और साथियों, ये एक ऐसी इकाई है जो आसान इकाई है, जैसे इकाई 8 थी। और इसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हमारे सामने आएंगे जो आपको या पढ़ने वालों को, सुनने वालों को पहले से ही पता रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें संगीत आता है। इसके अलावा जो विभिन्न कला की दृष्टि से नाट्य शास्त्र आता है, अभिनय दर्पण, नवरस की बात इसमें होती है, हम विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत की जो कला दृष्टि है और इसके साथ साथ दो प्रमुख ग्रंथ नाट्य शास्त्र, अभिनय दर्पण, और जो नवरस की अवधारणा भारतीय ज्ञान परंपरा में है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में कला को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना गया, बल्कि जीवन, समाज, धर्म, लोकानुभव, सौंदर्य बोध और आध्यात्मिक चेतना से जोड़ा गया। तो भारतीय कला में नृत्य, संगीत, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला, कथा, लोक अभिनय, कठपुतली और अनुष्ठानिक प्रदर्शन जैसे अनेक रूप सम्मिलित हैं। ये जो अभी मैंने नाम लिए, कला में जो जो चीजें शामिल हैं, इनको हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं। आपके सिलेबस में बहुत स्पेसिफिक रूप से कुछ चीजें लगी हुई हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो सभी कलाओं में शरीर, वाणी, भाव, लय, ताल, रंग, रूप, कथा और प्रतीक का विशेष महत्व है। तो यदि देखा जाए तो भारतीय कला का जो मूल उद्देश्य है, वो केवल देखने सुनने का सुख नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर भाव जागरण, संस्कार जागरण, संवेदना और सामूहिक चेतना के विकास का जागरण भी करना है। तो ये मात्र हमारे शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक स्तर पर भी हमारे भीतर कुछ घटित हो जाए, ऐसा प्रयास भारतीय कला का है। तो भारतीय कला चिंतन के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण। नाट्य शास्त्र में भारतीय नाट्य, नृत्य, संगीत, अभिनय, रस, भाव, रंगमंच और प्रस्तुति कला का इसे आधार ग्रंथ माना जाता है, जबकि अभिनय दर्पण मुख्यतः नृत्य और अभिनय के व्यवहारिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। व्यवहारिक पक्ष क्या हुआ? क्योंकि इसमें शरीर, अंग, उपांग, हस्त मुद्राएं, नेत्र संचालन, ग्रीवा, मुखाभिनय और नृत्य प्रस्तुति की विधियों का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ विशेष रूप से शास्त्रीय नृत्य परंपराओं को समझने में बहुत उपयोगी है। तो भारतीय नृत्य में हाथ, आंख, मुख, गर्दन, कदम और शरीर की जो मुद्रा है, वो केवल सजावट के रूप में प्रयोग में नहीं आती, बल्कि उसके कई गंभीर अर्थ होते हैं और उसके माध्यम से नृत्यकार बहुत सारे भावों को प्रस्तुत कर रहा होता है। तो अभिनय के कुछ प्रकार हैं साथियों, मुख्यतः 4 प्रकार हैं भारतीय नाट्य और नृत्य में। नंबर 1 आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक अभिनय में शरीर के अंगों द्वारा जो अभिनय किया जाता है, जिनमें हाथ, पैर, नेत्र, मुख, भौं, ग्रीवा, कटी और संपूर्ण देह की मुद्राएं आती हैं। वाचिक अभिनय में वाणी, संवाद, गीत, स्वर, उच्चारण और भाषा से संबंधित अभिनय होता है। और आहार्य अभिनय में, आहार्य का मतलब होता है हमारी वेशभूषा। तो वेशभूषा, आभूषण, रंग सज्जा, मुख सज्जा, दृश्य और मंच सज्जा, ये सभी आहार्य अभिनय के अंतर्गत आते हैं। जबकि सात्विक अभिनय हमारे जो आंतरिक भाव हैं, उनकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति करता है, जैसे रोमांच, अश्रु, कंप, लज्जा, क्रोध, आनंद और आनंद की गहरी अनुभूति, ये सभी इसमें आती हैं। इन चारों के समन्वय से, यानी आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अभिनय के समन्वय से भारतीय अभिनय पूर्ण होता है। और भारतीय कला में केवल बाहरी गति पर्याप्त नहीं मानी गई, बल्कि भीतर के भाव का सही संप्रेषण भी आवश्यक है। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, नवरस
की जो अवधारणा है, भारतीय कला का ये प्रसिद्ध सिद्धांत है रस सिद्धांत। और रस का अर्थ है किसी भी कला के माध्यम से जो सौंदर्यात्मक अनुभूति उत्पन्न हो रही है, उसे कहा गया है रस। रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है, अर्थात ईश्वर के आनंद जैसा कुछ। तो दर्शक या श्रोता जब कला में व्यक्त भावों को आत्मसात करता है तो उसके भीतर रस की अनुभूति होती है। अब जब हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं हिंदी में और संस्कृत में, तो उसमें रस सिद्धांत पर बहुत सारे आचार्यों ने अपनी अपनी बात कही है। तो हम उस विस्तार में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ नवरस का स्वरूप सीधा सीधा पूछा गया है। बस हमें रस की परिभाषा से परिचित होना आवश्यक है। तो नवरस इस प्रकार से हैं साथियों। देखिए, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस आप जानते हैं प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण से संबंधित है। हास्य रस विनोद, हंसी और हल्के आनंद का भाव उत्पन्न करता है। करुण रस दुख, करुणा और संवेदना से जुड़ा है। रौद्र रस क्रोध और उग्रता को व्यक्त करता है। वीर रस साहस, उत्साह और पराक्रम का रस है। भयानक रस भय और आशंका को उत्पन्न करता है। बीभत्स रस घृणा या अरुचि से संबंधित है। अद्भुत रस आश्चर्य और विस्मय का भाव देता है। शांत रस वैराग्य, शांति और आध्यात्मिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो नवरस हैं वो भारतीय नाट्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला, कथा और लोक अभिनय सभी में दिखाई देते हैं। रामायण हो, महाभारत हो, भागवत हो, गीत गोविंद हो, पुराण हो, लोक कथा हो, इनमें इन रसों की विविध अभिव्यक्तियां मिलती हैं। रामायण के आगे चलकर हम इस बात को जानेंगे कि रामायण के पात्रों के आधार पर बहुत सारे नाटक होते हैं, संगीत की बहुत सारी विधाएं प्रस्तुत की जाती हैं। तो उनमें जो नाटककार होता है वो अलग अलग रसों को अभिव्यक्त करता है। कभी वीर रस को प्रस्तुत कर रहा होता है, कभी उनके अंदर भयानक रस की उत्पत्ति हो रही होती है, तो कभी श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही होती है। कोई नृत्य हास्य रस का आपको भाव भी उत्पन्न करवा सकता है। तो ये भारतीय कला की गहराई इसी बात में है कि वो मनुष्य के संपूर्ण भाव जगत को रूप, ध्वनि और अभिनय के माध्यम से व्यक्त करती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और साहित्यिक प्रभाव। आपने कई बार भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्यों का नाम जरूर सुना होगा। तो भारत की जो शास्त्रीय नृत्य परंपराएं हैं वो शरीर, भाव, संगीत, ताल, कथा और अध्यात्म का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती है। भारत की प्रमुख रूप से 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं, जिनमें भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी और सत्रिया। इन नृत्य विधाओं का विकास अलग अलग क्षेत्रों, मंदिरों, राज दरबारों, भक्ति परंपराओं और लोक संस्कृति से हुआ है। जैसे कथकली केरल की नाट्य प्रधान नृत्य शैली है और इसमें मुख्यतः महाकाव्यात्मक कथाएं इसमें प्रस्तुत की जाती हैं। जैसे रामायण, महाभारत की कथाएं कथकली की इसमें बहुत लोकप्रिय है और इसमें विस्तृत वेशभूषा, मुख सज्जा, नेत्राभिनय, वीर और रौद्र भाव। मैंने अभी जिक्र किया था किस रस, तो वीर और रौद्र भाव में रौद्र रस, इसका वीर रस और रौद्र रस, इनका प्रस्तुति यहाँ की जाती है। दूसरा हम नृत्य देखते हैं भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु की प्रमुख नृत्य शैली है और इसका संबंध मंदिर परंपरा, भक्ति और नाट्य शास्त्रीय मुद्रा विधान से है। इसमें स्पष्ट पदचालन, हस्त मुद्राएं, भावाभिनय और लय का विशेष महत्व है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य नाट्य परंपरा है। इसमें नृत्य, अभिनय और संवाद का समन्वय मिलता है। कृष्ण भक्ति और भागवत परंपरा से इसका गहरा संबंध जुड़ा है। इसी प्रकार कथक उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसका विकास कथा वाचन, मंदिर परंपरा, भक्ति आंदोलन, दरबारी संस्कृति से हुआ। इसमें घूमर, पदचालन, लयकारी, तत्कार भाव और ठुमरी भजन की प्रस्तुति प्रमुख रूप से की जाती है। मोहिनीअट्टम आप देख सकते हैं केरल की सौम्य और लास्य प्रधान नृत्य शैली है। इसमें कोमल गतियां, वृत्ताकार देह संचालन,
और भाव प्रधान प्रस्तुति मिलती है। इसका संबंध विष्णु के मोहिनी रूप से जोड़ा जाता है। ओडिसी ओडिशा की मंदिर आधारित नृत्य शैली है। इसमें त्रिभंगी मुद्रा, एस आकार की जो मुद्रा होती है, मूर्तिकला जैसे देह भंगिमा, गीत गोविंद और कृष्ण भक्ति का विशेष प्रभाव है। मणिपुरी मणिपुर की कोमल भक्तिपरक और रास लीला प्रधान शैली है। इसमें कृष्ण राधा की रास परंपरा, गोलाकार गति और मधुर लय प्रमुख है। सत्रिया असम की वैष्णव मठीय परंपरा से जुड़ी नृत्य शैली है और इसका विकास श्रीमंत शंकर देव की भक्ति और सत्र परंपरा में हुआ। इसमें नृत्य, गीत, कथा और धार्मिक प्रस्तुति का समन्वय मिलता है। यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से इन सभी शास्त्रीय नृत्यों का आपको नाम पता होना चाहिए, किस राज्य से संबंधित है और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या हैं, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं, उनको आपको ध्यान रखना आवश्यक है। अब देखते हैं साथियों, रामायण, महाभारत और चित्रकला का क्या प्रभाव हमारे कला पर होता है। तो गीत गोविंद, रामायण और महाभारत का प्रभाव देखें तो भारतीय नृत्य और चित्रकला पर गीत गोविंद, रामायण और महाभारत का गहरा प्रभाव है। जयदेव का गीत गोविंद राधा कृष्ण प्रेम, भक्ति और श्रृंगार का अत्यंत प्रभावशाली काव्य है। कई मंदिरों में भी गाया जाता है। ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम और कई चित्रकला शैलियों में गीत गोविंद के प्रसंगों का चित्रण मिलता है। रामायण भारतीय कला की सबसे व्यापक कथा परंपराओं में से एक है। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, वनवास प्रसंग, युद्ध, भक्ति और मर्यादा के जो प्रसंग हैं वो कई बार नृत्य, नाटक, चित्रकला, कठपुतली और लोक कला में प्रस्तुत किए जाते हैं। महाभारत भी भारतीय कला का बहुत विशाल स्रोत है। द्रौपदी हो, अर्जुन हो, कृष्ण, भीम, भीष्म, कर्ण, अभिमन्यु, गीता, युद्ध और धर्म संकट जैसे प्रसंग कला की वीर, करुण, रौद्र और शांत रस को व्यक्त करते हैं और कई बहुत सारे नाटकों में ये परफॉर्म किए जाते हैं। भारतीय चित्रकला पर क्या प्रभाव है? मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिला क्षेत्र की लोक चित्र परंपरा है और इसमें रामायण, कृष्ण, देवी देवता, विवाह, प्रकृति, लोक जीवन और अनुष्ठानिक प्रतीक चित्रित होते हैं। इसी प्रकार पटचित्र ओडिशा और बंगाल की चित्रकला परंपरा है। ओडिशा पटचित्र में जगन्नाथ, कृष्ण, रामायण और गीत गोविंद के प्रसंग प्रमुख हैं। फड़ चित्रकला राजस्थान की चलचित्र परंपरा है। इसमें देव कथाएं और लोक नायकों की कथाएं कपड़े पर चित्रित कर गाई सुनाई जाती हैं। इसी प्रकार कांगड़ा चित्रकला पहाड़ी चित्रकला की कोमल शैली है। इसमें राधा, कृष्ण, गीत गोविंद, भागवत और प्रेम भक्ति के प्रसंग अत्यंत सुंदर रूप में मिलते हैं। तो इन सारे उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि भारतीय कला में साहित्य, भक्ति, कथा और दृश्य रूप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दृश्य रूप का मतलब नाट्य रूप। तो साथियों, यहाँ पर भी यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से आपको इन चित्रकलाओं का संबंध किस क्षेत्र से है उसका ध्यान होना आवश्यक है। और सिर्फ इतनी ही चित्रकलाएं नहीं होती, और भी बहुत सारे प्रकार इनके हैं। हम आने वाली कक्षाओं में विस्तार से उसको देखेंगे। आगे देखते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत। भारतीय शास्त्रीय संगीत दो प्रमुख धाराओं में विकसित हुआ। एक है हिंदुस्तानी संगीत, दूसरा है कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी संगीत मुख्यतः उत्तर भारत में विकसित हुआ, जबकि जो कर्नाटक संगीत था वो दक्षिण भारत में विकसित हुआ। और दोनों की जड़ें भारतीय राग, ताल, लय, स्वर और भक्ति संगीत की परंपराओं में है, लेकिन इनका जो प्रस्तुति रूप है, रचना पद्धति है, शैलीगत विशेषताएं हैं, वो अलग अलग है। भारतीय संगीत का जो आधार है वो क्या है? स्वर, राग, ताल और लय। स्वर ध्वनि का संगीतमय रूप है। राग क्या है? स्वर संयोजन, आरोह अवरोह, वादी संवादी, पकड़ और भाव से मिलकर बनता है। और ताल समय की चक्रीय संरचना है। लय गति या प्रवाह है। भारतीय संगीत में राग केवल सुरों का समूह नहीं है, बल्कि भाव, समय, वातावरण और सौंदर्य का भी निर्माण करता है। तो आप देख सकते हैं। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रमुख गायन विधाएं हैं। ध्रुपद, ख्याल, तराना, ये तीन प्रमुख गायन विधाएं हैं। ध्रुपद हिंदुस्तानी संगीत की प्राचीन और गंभीर गायन विधा है। इसमें गंभीरता, शुद्धता, अलंकारिक संयम और ध्यानात्मक भाव प्रमुख है। ध्रुपद में आलाप, स्थायी, अंतरा और पखावज संगत का महत्व है। पखावज एक संगीत यंत्र होता है।
यह मंदिर और दरबारी दोनों परंपराओं से जुड़ा है। ख्याल क्या है? हिंदुस्तानी संगीत की अत्यंत लोकप्रिय गायन विधा है और यह कल्पना केंद्रित है। इसमें कल्पना, आलाप, तान, बोल, तान, लयकारी और भाव विस्तार की स्वतंत्रता, जहाँ कल्पना होगी वहां भाव विस्तार की स्वतंत्रता अधिक होती है। इसीलिए ख्याल ने राग की अभिव्यक्ति को अधिक लचीला और सृजनात्मक रूप दिया है। अब देखते हैं तराना। तराना तेज लय और अक्षर संयोजन पर आधारित गायन रूप है। इसमें अर्थपूर्ण शब्दों की अपेक्षा ध्वन्यात्मक अक्षरों का प्रयोग होता है, जैसे तना, दिर, तुम आदि। तो तराना में लय, चपलता और संगीतात्मक ऊर्जा प्रमुख होती है। अब आते हैं कर्नाटक संगीत पे। कर्नाटक संगीत में जो रचना पद्धति है वो बहुत व्यवस्थित है। इसमें राग, ताल, कृति, वर्णम, आलापना, निर्बल, कल्पना, स्वर और तानम जैसे अंग आते हैं। ये ध्यान रखना है कि हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद, ख्याल, तराना आते हैं, जबकि कर्नाटक संगीत में राग, ताल, कृति, वर्णम, आलापना, निर्बल, कल्पना, स्वर और तानम जैसे अंग आते हैं। और इसमें वर्णम कर्नाटक संगीत की शिक्षण और प्रस्तुति दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसमें राग की रचना, स्वर पद्धति, लय और अभ्यास का संतुलित रूप मिलता है। विद्यार्थी को राग की गति और स्वर संरचना समझाने में वर्णम का विशेष उपयोग है। इसी प्रकार कृति कर्नाटक संगीत की प्रमुख रचना विधा है और इसमें भक्ति, दर्शन, साहित्य और संगीत का समन्वय होता है। त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितर और श्याम शास्त्री को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। उनकी कृतियां दक्षिण भारतीय संगीत की आधारभूमि मानी जाती है। ताल और लय। भारतीय संगीत में ताल समय की चक्रीय संरचना है। ताल में मात्राएं होती हैं, विभाग होते हैं, सम, ताली, खाली जैसे अंग होते हैं। लय क्या है? गति। गति विलंबित भी हो सकती है, मध्य भी हो सकती है और द्रुत भी हो सकती है। द्रुत यानी फास्ट। ताल और लय के बीच संगीत की संरचना अधूरी रहती है। अब देखते हैं साथियों कटपयादि और मेलकर्ता राग नाम पद्धति। कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता राग प्रणाली रागों के वर्गीकरण की व्यवस्थित पद्धति है। इसमें 72 मेलकर्ता राग पाए जाते हैं और इन रागों के नामों में कटपयादि संख्या पद्धति का उपयोग किया गया है। हम जब भारतीय गणित पढ़ रहे थे साथियों, तो इसमें कटपयादि संख्या पद्धति का हमने वहां पर जिक्र किया था। कटपयादि में क्या होता है? अक्षरों को संख्यात्मक मान दिए जाते हैं और यहाँ पर क्योंकि ये 72 होते हैं तो 72 मेलकर्ता रागों का क्रम समझने के लिए हम क्या करते हैं? उन अक्षरों को संख्यात्मक मान देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय संगीत में गणित का भी उपयोग हो रहा है, भाषा का भी उपयोग हो रहा है और कला के, तो इन तीनों का अद्भुत समन्वय यहाँ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लोक कला, आदिवासी कला, आधुनिक कला और क्षेत्रीय मंच कला। भारत की जो कला परंपरा है वो केवल शास्त्रीय रूपों तक सीमित नहीं है। लोक कला, आदिवासी कला, अनुष्ठानिक प्रदर्शन, कथा कला, नृत्य, संगीत, क्षेत्रीय मंच कला भारतीय सांस्कृतिक जीवन की ये जीवंत धाराएं हैं। और जीवंत धारा इसलिए है क्योंकि इन कला रूपों का जो विकास है वो गांवों में, जनजातीय समुदायों में, पर्व त्योहारों, लोक विश्वासों, मंदिरों, मेलों, श्रम जीवन और सामुदायिक अनुभवों से हुआ है। तो अब देखते हैं लोक, आदिवासी और आधुनिक कला। लोक कला सामान्य जनजीवन से जुड़ी हुई है। इसमें लोकगीत आते हैं, लोक नृत्य, लोक नाटक, कथा व भित्ति चित्र, खिलौने, मुखौटे, लोकवाद्य और त्योहार आधारित प्रस्तुतियां आती हैं। लोक कला में जीवन की सहजता, श्रम, उत्सव, दुख सुख और सामाजिक संबंध दिखाई देते हैं। आदिवासी कला जनजातीय समाज की प्रकृति आधारित अनुष्ठानिक और सामुदायिक कला है। इसमें प्रकृति, पशु पक्षी, पूर्वज, देवता, नृत्य, शिकार, कृषि, सामुदायिक जीवन के जो उनके दैनंदिन जीवन में घटित होता है उन सभी के सामुदायिक जीवन के प्रतीक मिलते हैं। बहुत सारे जो समुदाय हैं, चाहे वो वारली हो, गोंड हो, भील हो, संथाल हो, ये इन समुदायों की जो कला है वो भारतीय दृश्य संस्कृति को समृद्ध करती है। आधुनिक कला परंपरा औपनिवेशिक संपर्क, शहरी अनुभव, सामाजिक परिवर्तन और नई सौंदर्य दृष्टि के प्रभाव से विकसित हुई है। और जो आधुनिक समय में जो कला परंपरा है
वो औपनिवेशिक संपर्क, अंग्रेजों ने हमें जो गुलाम बनाया, उनके माध्यम से कुछ विकसित हुआ, कुछ नष्ट हुआ। शहरी अनुभव, शहरीकरण बढ़ा, समाज में परिवर्तन हुआ और एक नई सौंदर्य दृष्टि जो विकसित हुई है समाज में। जब इतने सारे अनुभव होते हैं तो एक नई सौंदर्य दृष्टि का विकास होना स्वाभाविक था। तो इससे क्या हुआ कि पारंपरिक प्रतीकों का नया प्रयोग, सामाजिक यथार्थ, व्यक्तिवादी अनुभव और आधुनिक माध्यमों का उसमें समावेश हुआ। तो इस प्रकार से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोक और अनुष्ठानिक प्रदर्शन की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। लोक, आदिवासी और पारंपरिक प्रदर्शन केवल मंचीय कला नहीं है। इनका संबंध कलाकार समुदायों की आजीविका, जातीय सामुदायिक पहचान, धार्मिक अवसरों, कृति, कृषि चक्र, मेले, विवाह, पर्व और सामुदायिक स्मृति से है। कई लोक कलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही हैं। कलाकार कथावाचन, गायन, वादन, नृत्य, मुखौटा, वेशभूषा और अभिनय के माध्यम से समाज में ज्ञान, मनोरंजन और सांस्कृतिक चेतना का संचार करते रहे हैं। तो इस प्रकार इन कलाओं में नृत्य, संगीत, कहानी कला और मंच कला का अद्भुत समन्वय मिलता है और इनका उद्देश्य केवल प्रस्तुति करना नहीं होता, समुदायों को जोड़ना, लोक स्मृति को बचाना और जीवन के उत्सव धर्मी पक्ष को बनाए रखना है। गांवों में आज भी इसी उद्देश्य से भारत की जो मंच कलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, वो आज भी प्रसिद्ध हैं। अब देखिए, क्षेत्रीय मंच कलाएं कुछ प्रसिद्ध हैं, यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, किस राज्य से संबंधित है और उसमें कि उसकी कुछ एक दो विशेषताएं और कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति यदि उससे जुड़ा हुआ है तो वो आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे कुटियाट्टम, ये केरल की संस्कृत रंगमंचीय परंपरा है। इसमें नाट्य शास्त्रीय अभिनय, विस्तृत नेत्राभिनय और परंपरागत प्रस्तुति शैली मिलती है। दूसरा है साथियों यक्षगान, आपने सुना होगा जरूर, बहुत लोकप्रिय है। कर्नाटक की नृत्य संगीत परंपरा है जिसमें संगीत, संवाद, नृत्य, वेशभूषा और महाकाव्यात्मक कथाएं प्रमुख हैं। फिर है पांडवानी, ये छत्तीसगढ़ की कथा गायन शैली है जिसमें महाभारत, विशेष रूप से पांडव कथा का गायन अभिनय होता है। फिर है चिंदू भागवत, ये तेलंगाना आंध्र क्षेत्र की लोक नाट्य परंपरा है जिसमें भागवत और पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन होता है। इसी प्रकार से छऊ पूर्वी भारत की मुखौटा मार्शल नृत्य नाट्य परंपरा है। ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। ऐसे ही जात्रा बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र की लोकप्रिय लोक नाट्य शैली है जिसमें ऊर्जास्वित अभिनय, गीत और सामाजिक पौराणिक कथाएं मिलती हैं। फिर देखते हैं साथियों भांड, उत्तर प्रदेश और कश्मीर क्षेत्र की हास्य व्यंग्यात्मक लोक अभिनय परंपराओं से जुड़ा रूप है। जानना जाना जैसे क्षेत्रीय लोक अभिनय रूपों को पाठ्यक्रम में स्थानीय मंच कला के अंतर्गत समझना चाहिए, जिनमें कथा, संगीत, अभिनय और सामुदायिक प्रस्तुति के तत्व मिलते हैं। इसी प्रकार ले हेरोवा मणिपुर की अनुष्ठानिक प्रदर्शन परंपरा है जिसमें देव पूजा, नृत्य और सृष्टि संबंधी प्रतीक मिलते हैं। इसी प्रकार जो थेयम है वो केरल की अनुष्ठानिक लोक प्रदर्शन परंपरा है जिसमें कलाकार देव रूप धारण करता है। तो थेयम केरल, लेहरोबा मणिपुर, अंकियानाट असम की वैष्णव नाट्य परंपरा है और इसका संबंध श्रीमंत शंकर देव से है। तो आप देख सकते हैं सत्रिया जो नृत्य है वो भी शंकर देव से संबंधित है। अंकियानाट असम का है, ये भी श्रीमंत शंकर देव से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं कुटियाट्टम केरल, यक्षगान कर्नाटक, पांडवानी छत्तीसगढ़, चिंदू भागवत तेलंगाना आंध्र, छऊ पूर्वी भारत विशेष रूप से झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जात्रा बंगाल उड़ीसा, भांड उत्तर भारत कश्मीर क्षेत्र और लेहरोवा मणिपुर, थेयम केरल, अंकियानाट असम। तो इन क्षेत्रीय मंच कलाओं पर रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत, पंचतंत्र और स्थानीय लोक कलाओं का बहुत गहरा प्रभाव है। कठपुतली कला, आगे हम देखेंगे कठपुतली क्या 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 होती है। पंचतंत्र यूनेस्को इंटरनेशनल कल्चरल हेरिटेज और सांस्कृतिक विरासत का भारतीय कला परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कठपुतली कला जो है उसका भारतीय कला परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कठपुतली में क्या होता है साथियों, कथा, अभिनय, संगीत, नृत्य, चित्र, वेशभूषा और मंच व्यवस्था का समन्वय होता है। यह लोक मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा, नीति, इतिहास, धर्म और सामाजिक संदेश देने का भी माध्यम रही है। अब देखिए कैसे, अंतिम आपका टॉपिक इसके बाद बच रहा है यही वाला।
तो इसमें आप देखेंगे कि भारतीय कठपुतली कला का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार होता है। भारतीय कठपुतली कला का जो वर्गीकरण है कई रूपों में मिलता है। मुख्य रूप से धागे वाली, छाया कठपुतली, दास्ताना कठपुतली और छड़ कठपुतली जैसी परंपराएं हैं। आपके जो पाठ्यक्रम में लगी हैं वो कठपुतली लगी है, टोलू बोमलाटा, रावण छाया और तोल पावा कुत्तों का उल्लेख है। तो कठपुतली क्या है साथियों, राजस्थान की प्रसिद्ध धागे से संचालित कठपुतली परंपरा है। इसमें क्या होता है, रंगीन लकड़ी की पुतलियां, तेज संगीत, कथावाचन और लोक नाट्य का रूप मिलता है। अमर सिंह राठौड़ जैसी वीर कथाएं इसमें प्रचलित हैं। दूसरा है साथियों तोलो बोमल आटा। ये आंध्र प्रदेश की छाया कठपुतली परंपरा है। इसमें क्या होता है, चमड़े से बनी रंगीन पुतलियों को पर्दे के पीछे प्रकाश की सहायता से चलाया जाता है। आप गूगल करके या यूट्यूब पर इसके कुछ वीडियोस देख सकते हैं। रामायण, महाभारत और पुराण कथाएं इसमें प्रमुख हैं। इसी प्रकार रावण छाया ओडिशा की छाया कठपुतली परंपरा है। इसमें प्राय रामायण के प्रसंग प्रस्तुत होते हैं। इसमें पुतलियां और प्रस्तुति शैली विशिष्ट लोक सौंदर्य रखती हैं। तोल पावा कुत्तो केरल की छाया कठपुतली परंपरा है और यह विशेष रूप से देवी मंदिरों और रामायण आधारित प्रस्तुति से जुड़ी है। तो इसमें कंब रामायण और स्थानीय धार्मिक परंपरा का प्रभाव देखा जाता है। तो पंचतंत्र का कठपुतली कला पर प्रभाव, क्योंकि ये एक नीति कथा साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें पशु कथाओं के माध्यम से व्यवहार ज्ञान, नीति, मित्रता, सावधानी, बुद्धि, छल, शासन और जीवन अनुभव सिखाए जाते हैं। कठपुतली कला में पंचतंत्र की जो कथाएं हैं वो अत्यंत उपयुक्त रही हैं, क्योंकि इनमें जो पात्र हैं वो स्पष्ट रहे हैं, कथानक रोचक रहा है और संदेश सरल रहा है। तो पशु पात्रों को पुतलियों के रूप में दिखाना बच्चों और सामान्य दर्शकों के लिए प्रभावी होता था। तो इस प्रकार पंचतंत्र ने कठपुतली कला को शिक्षात्मक और मनोरंजक दोनों आधार दिए। अब आप देख सकते हैं इसमें पारंपरिक जो ग्रंथ हैं इनके भी इस पर प्रभाव रहा है। अब हम देखते हैं यूनेस्को इंटरनेशनल कल्चरल हेरिटेज सूची और भारतीय कला। तो यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में उन परंपराओं को महत्व दिया जाता है जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है, नृत्य, संगीत, उत्सव, अनुष्ठान, लोक ज्ञान, शिल्प कौशल और प्रदर्शन कलाएं शामिल हो सकती हैं। भारत की कई कला विधाएं और सांस्कृतिक परंपराएं इस सूची में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर चुकी हैं। जैसे कुडियट्टम, जो मैंने अभी कहा था, केरल से जुड़ी हुई लोक नाट्य परंपरा है। वैदिक मंत्रोच्चारण, रामलीला, योग, छऊ नृत्य, कालबेलिया राजस्थान का नृत्य है। मुतियट्टू केरल का नृत्य है। बौद्ध चैंटिंग ऑफ लद्दाख, संकीर्तन, नवरोज पारसों का नववर्ष, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा आदि। तो ये सभी यूनेस्को की इंटरनेशनल कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में है और इसमें नामांकन का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पहचान पाना नहीं है। इसका महत्व संरक्षण, दस्तावेजीकरण, समुदाय की भागीदारी, परंपरा की निरंतरता और अगली पीढ़ी तक जो ये सांस्कृतिक ज्ञान है उसको भी पहुंचाना है। तो ये सभी बातें आपके पाठ्यक्रम में है साथियों। और अब हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आने वाली क्लासेस में हम इन सारे पूरे सिलेबस को बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।